भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। बहुत पुरानी बात है, एक राजा था। राजा बहुत ही गुस्सैल स्वभाव का था। राजा का एक मंत्री था, वह बहुत ही ज्ञानी और चतुर था। राजा जब भी कहीं बाहर जाता, मंत्री हमेशा उसके साथ ही रहता था। मंत्री अक्सर एक ही बात कहता था, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। उद्धरण चिन्ह। एक दिन की बात है, राजा कुछ कार्य कर रहा था, तभी राजा की उंगली में कुछ लग जाने से राजा की उंगली कट गई। राजा को बहुत दर्द हो रहा था। पास में मंत्री जी भी खड़े हुए थे। तभी मंत्री जी बोले, राजन चिंता ना करिए, सब ठीक हो जाएगा। भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। राजा की उंगली में बहुत तेज दर्द हो रहा था और मंत्री की इस तरह की बात को सुनकर राजा आग बबूला हो गया और मंत्री को जेल में डालने का आदेश दे दिया। राजा का आदेश पाकर सैनिकों ने मंत्री जी को पकड़ लिया। राजा ने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, अब आप जेल जा रहे हो, क्या अब भी आप यही कहोगे, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं? मंत्री जी जेल जाते जाते भी बोले, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। कुछ दिनों बाद एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल गया। तभी एक हिरण का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से बिछड़ गया और जंगल में काफी अंदर चला गया। जंगल के अंदर एक आदिवासी कबीले के लोगों ने राजा को पकड़ लिया और उसकी बलि देने के लिए कबीले के मुखिया के पास ले गए। कबीले के मुखिया ने राजा को बलि के लिए तैयार करके लाने के लिए कहा। कबीले के लोगों ने राजा को नहला धुलाकर बलि के लिए तैयार किया और बलि वाले स्थान पर ले गए। राजा बहुत घबराया हुआ था क्योंकि वह बिल्कुल अकेला ही था और उसके सैनिकों उससे बिछड़ चुके थे। अब उसकी सहायता करने वाला यहाँ कोई नहीं था। उसे सिर्फ और सिर्फ भगवान पर भरोसा था। जैसे ही राजा की बलि दी जाने वाली थी, तभी कबीले का मुखिया बलि को रोकते हुए कहा, इस व्यक्ति की बलि नहीं दी जा सकती क्योंकि इसकी एक उंगली कटी हुई है और खंडित व्यक्ति की बलि नहीं दी जाती। कबीले के लोगों ने राजा को छोड़ दिया। राजा को समझ आ गया कि ईश्वर जो करता है वह अच्छे के लिए ही करता है। अगर उस दिन राजा की उंगली नहीं कटी होती तो आज उसकी बलि दे दी जाती। जंगल से निकलकर राजा किसी तरह अपने महल में पहुंचता है और मंत्री को बुलाकर पूछता है, मंत्री जी, अब मैं भी यह मानने लगा हूँ कि ईश्वर जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, किंतु मैंने आपको इस महल से निकालकर जेल भेज दिया, तो इसमें आपके लिए क्या अच्छा हुआ? उद्धरण चिन्ह। मंत्री कहता है, हे राजन, जिस प्रकार भगवान ने आपकी उंगली काटकर आपको बलि से बचा लिया, उसी प्रकार मुझे जेल भेजकर मेरे प्राण बचा लिए। राजा पूछता है, भला वह कैसे? उद्धरण चिन्ह। मंत्री राजा को उत्तर देता है, हे राजन, मैं हमेशा आपके साथ रहता था। अगर आप मुझे महल से नहीं निकालते और जेल न भेजते तो मैं भी आपके साथ शिकार के लिए जाता और कबीले के लोग अवश्य ही मेरी बलि दे देते, क्योंकि मेरा कोई भी अंग खंडित नहीं है। इस प्रकार भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। उद्धरण चिन्ह। हाथी और दर्जी की कहानी। हाथी और दर्जी की कहानी। एक समय की बात है, एक कस्बे में एक दर्जी रहता था। दर्जी बहुत ही दयालु और अच्छे स्वभाव का इंसान था। आसपास के सभी लोग उसी से अपने कपड़े सिलवाते थे। एक दिन कहीं से एक हाथी आया और दर्जी के पास आकर खड़ा हो गया। हाथी को अपने पास खड़ा देखकर दर्जी ने खाने के लिए कुछ फल हाथी को दे दिए। फल खाकर हाथी बहुत खुश हुआ और वहां से चला गया। दूसरे दिन हाथी फिर दर्जी के पास आकर खड़ा हो गया।
दर्जी समझ गया कि हाथी को फल खाना है। दर्जी ने फिर कुछ फल हाथी को दे दिए। हाथी इस बार भी फल खाकर वापस चला गया। अब हाथी प्रतिदिन दर्जी के पास आता और उसकी दुकान के सामने खड़ा हो जाता। दर्जी उसे कुछ फल दे देता जिन्हें खाकर वह वापस चला जाता था। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन दर्जी को कुछ जरूरी काम आ गया जिससे उसे बाहर जाना पड़ा। बाहर जाने के पहले दर्जी दुकान पर अपने लड़के को बैठा गया और उसे कुछ फल दे दिए और जाते जाते बोल गया कि जब भी हाथी आए तो उसे यह फल खिला देना। लड़के ने अपने पिता की बात में हामी भर दी। दर्जी का लड़का बहुत शरारती था, उसे एक शरारत सूझी। उसने फल पहले ही खा लिए और जब हाथी दुकान पर आया और फल खाने के लिए जैसे ही सूंड आगे बढ़ाई, दर्जी के लड़के ने उसकी सूंड में सुई चुभो दी। सुई लगने से हाथी की सूंड में तेज दर्द हो रहा था। दर्द से राहत पाने के लिए हाथी नदी की तरह भागा। नदी पहुंचते ही हाथी ने नदी में अपनी सूंड डाल दी, जिससे उसे काफी राहत मिली। हाथी गुस्से से आग बबूला हो रहा था और किसी भी तरह दर्जी के लड़के से बदला लेना चाहता था। हाथी ने नदी में स्नान किया और अपनी सूंड में कीचड़ भर कर वापस दर्जी की दुकान की ओर चल पड़ा। हाथी दोबारा दर्जी की दुकान पर पहुंचा। दर्जी लड़का दुकान पर ही बैठा हुआ था। हाथी ने फिर अपनी सूंड आगे की बढ़ाई। दर्जी का लड़का समझा कि हाथी फल मांग रहा है। उसने सुई उठाकर जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, हाथी ने अपनी सूंड में भरी हुई सारी कीचड़ दर्जी के लड़के के ऊपर डाल दी, जिससे दर्जी का लड़का पूरा कीचड़ में खप गया। साथ ही दुकान में रखे हुए कपड़े भी खराब हो गए। जब दर्जी लौटकर दुकान आया तो अपनी दुकान की हालत देखकर लड़के से सारा माजरा पूछा। लड़का बोला, ये कीचड़ आपका हाथी सूंड में भर कर लाया था और मेरे ऊपर डालकर सारी दुकान को खराब कर गया। उद्धरण चिन्ह। दर्जी को लड़के की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने जब लड़के से सख्ती से पूछताछ की तो लड़के ने सारी बात बतला दी। दर्जी अपने लड़के को लेकर उस स्थान पर गया जहां हाथी रहता था। दर्जी ने प्यार से हाथी को सहलाया और उससे कुछ फल खाने के लिए दिए। दर्जी ने अपने लड़के को बुलाया और उसके हाथों भी से कुछ फल हाथी को दिलवाए। फल खाकर हाथी का गुस्सा शांत हुआ और उसने दर्जी के लड़के को क्षमा कर दिया। फल खाकर हाथी का गुस्सा शांत हुआ। दर्जी के लड़के और हाथी की भी दोस्ती हो गई। अब हाथी दर्जी के लड़के को अपने पीठ पर बैठाकर घुमाने के लिए ले जाने लगा। शिक्षा। दर्जी और हाथी की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, कभी भी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। मूर्ख शेर की कहानी। मूर्ख शेर की कहानी। एक समय की बात है, जंगल में एक शेर रहता था। वह बड़ा ही खूंखार था। एक दिन शेर को बहुत जोरों की भूख लगी। वह भोजन की तलाश में निकल गया, पर उसे कोई जानवर दिखलाई नहीं दिया। शेर थक हार कर एक पेड़ की छांव में बैठ गया। तभी अचानक उस पेड़ के पास एक बिल से खरगोश निकला। शेर ने खरगोश को देखते ही झट से पंजा मारा और उसे पकड़ किया। खरगोश को लगा आज तो वह शेर का भोजन बन जाएगा। उसी समय शेर को एक बारहसिंगा दिखाई दिया जो उसी पेड़ की तरफ आ रहा था जिधर शेर था। शेर ने सोचा, इस छोटे से खरगोश से मेरा पेट नहीं भरेगा, क्यों ना इस बारहसिंगा का शिकार कर लिया जाए। बारहसिंगा के शिकार के बाद मुझे 2 दिन तक भोजन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शेर ने खरगोश को छोड़ दिया और बारहसिंगा का पीछा करने लगा। बारहसिंगा शेर से बचने के लिए लंबी लंबी छलांगे मारता हुआ वहां से भाग गया।
शेर ने बारहसिंगा को पकड़ने का बहुत प्रयास किया परंतु वह सफल नहीं हो सका। शेर जब लौटकर आया तब तक खरगोश भी वहां से भाग चुका था। अब शेर अपनी मूर्खता पर पछताने लगा क्योंकि ना तो उसे खरगोश मिला न तो बारहसिंगा। शिक्षा। मूर्ख शेर के कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अधिक पाने के चक्कर में कम को नहीं छोड़ना चाहिए। लोमड़ी और सारस की कहानी। लोमड़ी और सरस की कहानी। एक समय की बात है, एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। उसी जंगल में एक बड़ा सा तालाब भी था जिसमें सारस रहता था। लोमड़ी अक्सर तालाब में पानी पीने जाती थी और धीरे धीरे लोमड़ी और सारस में दोस्ती हो गई। लोमड़ी और सारस अधिकांश समय साथ में बिताने लगे। लोमड़ी बहुत चालाक थी और अपनी चतुराई से जंगल के दूसरे जानवरों को मूर्ख बना देती थी, जबकि सारस बहुत सीधा साधा था और जंगल के दूसरे जानवरों के प्रति उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। लोमड़ी और सारस में अक्सर हल्का फुल्का हंसी मजाक होता रहता था। एक दिन लोमड़ी के दिमाग में सारस को बेवकूफ बनाने की बात आई। वह सारस के पास गई और बोली, मित्र, मैं तुम्हें अपने घर भोजन का निमंत्रण देने आई हूँ। कल दोपहर तुम मेरे घर भोजन के लिए अवश्य आना। सारस सीधा साधा था, उसने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कह दी और दूसरे दिन समय से लोमड़ी के घर पहुँच गया। लोमड़ी ने भी सारस की बहुत आवभगत की और उसे एक अच्छे से आसन पर बैठाया। लोमड़ी बोली, मित्र, आज मैंने बहुत मेहनत करके बड़ी ही स्वादिष्ट खीर बनाई है। मुझे उम्मीद है खीर तुम्हें बहुत पसंद आएगी। इतना कहकर लोमड़ी खीर लेकर आ गई और चौड़े बर्तनों में खीर परोस दी। चौड़े बर्तनों में लोमड़ी तो खीर अच्छी तरह से खा पा रही थी, किंतु बर्तन चौड़ा होने के कारण सारस अपनी चोंच से खीर से नहीं खा पा रहा था। कुछ ही देर में लोमड़ी ने सारी खीर चट कर दी और सारस देखता ही रह गया। खीर खाने के बाद लोमड़ी सारस से बोली, मित्र, क्या बात है? इतनी स्वादिष्ट खीर होने के बाद भी तुमने खीर नहीं खाई। सारस लोमड़ी की सारी चाल समझ गया था। सारस बोला, नहीं नहीं, आज मुझे भूख नहीं है। इतना कहकर सारस वहां से चला गया। लोमड़ी के घर से जाने के बाद सारस अपने आप को बहुत अपमानित महसूस कर रहा था और किसी भी तरह लोमड़ी से अपना बदला लेना चाहता था। सारस दिन भर यही सोचता रहा कि किस तरह लोमड़ी से अपना बदला लूं, तभी उसे एक उपाय सूझा। वह लोमड़ी के पास गया और बोला, बहन लोमड़ी, मैं तुम्हारे यहाँ दावत खा चुका हूँ, अब मेरी बारी है, मैं भी तुम्हें अपने यहाँ भोजन का निमंत्रण देने आया हूँ। तुम्हें कल दोपहर में मेरे घर भोजन के लिए आना होगा। लोमड़ी ने झट से सारस का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन लोमड़ी समय से सारस के घर पहुँच गई। सारस ने भी भोजन में खीर बनाई। कुछ देर बाद सारस लंबी सुराहीदार बर्तन में खीर परोस कर ले आया। पतले मुंह वाले बर्तन में सारस तो आसानी से अपनी चोंच से खीर खा पा रहा था, किंतु लोमड़ी का मुंह खीर तक नहीं पहुंच पा रहा था। कुछ देर बाद सारस ने सारी खीर खत्म कर दी, किंतु लोमड़ी अभी तक बिना खीर खाए ही बैठी थी। सारस ने लोमड़ी से पूछा, बहन लोमड़ी, क्या हुआ, तुमने खीर क्यों नहीं खाई? क्या खीर अच्छी नहीं बनी है? उद्धरण चिन्ह। लोमड़ी समझ गई थी कि सारस अपने अपमान का बदला ले रहा है और लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ। लोमड़ी सारस से बोली, आज मुझे भूख नहीं है। इतना कहकर लोमड़ी वहां से चली गई। शिक्षा। लोमड़ी और सारस की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। जैसा करे वैसा पेव,
पुट भाटर के आगे आवे स्टोरी इन हिंदी। एक बुढ़िया ने सोचा था कि जब मेरी बहू आएगी तो कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। बेटा बहू दोनों सेश ग्रेटर देन करेंगे। पति तो युवावस्था में ही खत्म हो गया था। फिर सोचा मैं दादी बनूंगी और घर स्वर्ग बन जाएगा। बुढ़िया के लड़के की शादी हुई, दादी भी बनी, लेकिन उसका सोचा हुआ असली सपना साकार नहीं हुआ। उससे कहा सुनी हुई। अब वो सबके सामने अपनी सास को फूटी वाली में भोजन देने लगी और अपने पति के विरोध का सामना करती रही। कुछ दिन बाद बुढ़िया के लड़के ने विरोध करना छोड़ दिया। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया, अपनी दादी के प्रति मां के बढ़ते जुल्मों को देखता रहा। समझदार होने पर जब उसका विरोध करता तो उसकी भी झिड़की खानी पड़ती, लेकिन वह अपनी दादी के प्रति आदर और सहानुभूति रखता था। वह मन से अनुभव करता था कि घर में दादी के साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा है। कुछ साल इसी तरह बीतने के बाद 2-4 दिन आराम के आए। बुढ़िया के पोते की बहू आई। जब घर में बहू आई तो खुशी का वातावरण रहा। रिश्तेदारों के जाने के बाद बुढ़िया के फिर वही दिन आ गए। बुढ़िया से बर्तन मंजवाना, बात बात पर डांटती डपटती और फूटी थाली में भोजन खिलाती। नई बहू ये सब छिप छिप कर देखती रहती। समय समय पर दादी के बारे में अपने पति से पूछती रही। कभी कभी पतोहू को ससुर से भी जानकारी मिल जाती थी। कुछ दिन बाद बुढ़िया की बहू अपनी पतोहू से भी लड़ने लगी। अब पतोहू को भी पूरे दिन काम में लगाए रखती। कभी कभी पतोहू बुढ़िया के बर्तन मंजवाने में सहायता करती तो बरस पड़ती और कहती, तेरे लिए ढेरों काम है, अपना काम कर। कभी कभी पतोहू अपनी दादी सास के आंसुओं को देखती तो पिघल जाती और छिपकर बुढ़िया के पास बैठकर उसके दुख की कहानी सुनती। एक बार बुढ़िया बीमार हुई तो फिर उठी ही नहीं। 8-10 दिन बीमार रहकर इस दुनिया से मुक्ति पा गई। अब वह पतोहू को भी पूरे दिन काम में लगाए रखती। जब पतोहू से मनमाना करने लगती तो झगड़ा शुरू हो जाता। जब पतोहू ने देखा कि मेरी सास जैसे अपनी सास को खरी खोटी सुनाती थी, उसी तरह मुझे भी खरी खोटी सुनाने लगी है, तो उससे रहा न गया। वह भी लड़ने लगी और उससे उसी तरह का व्यवहार करने लगी जैसा वह अपनी सास के साथ व्यवहार करती थी। अब पतोहू अपनी सास से झाड़ू लगवाती और बर्तन मंजवाती। उसके बाद पतोहू उसी फूटी हुई थाली में खाना परोसकर देने लगी जिसमें उसकी सास दादी सास को खाना देती थी। शुरू में जब पतोहू ने सास को फूटी थाली में खाना दिया तो पतोहू के ससुर और पति ने विरोध किया। पतोहू ने जवाब देते हुए कहा, जब वह अपनी सास को इस फूटी थाली में भोजन कराती थी तब तो आप दोनों के मुंह सिल गए थे। कोई कुछ नहीं बोलता था। कितनी सीधी मेरी दादी सास थी, उसके साथ इसने कैसा व्यवहार किया। उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। अब क्यों आप लोग इसकी पैरवी कर रहे हैं। कोई भी कुछ नहीं बोला। अब सास भी जानती थी कि यदि कुछ पतोहू से कहा तो मार पीट भी कर देगी। अब पतोहू से कोई कुछ नहीं कहता था। ससुर का बुढ़ापा था। वह अपनी बूढ़ी पत्नी के साथ इस प्रकार का व्यवहार होते देख नहीं पाता था। उसे गुस्सा आ जाता तो कुछ का कुछ बक देता था। जब पतोहू जवाब दे देती थी तो चुप हो जाता था। जब ससुर भी ज्यादा बोलने लगा तो उनके साथ भी सास जैसा व्यवहार होने लगा। कभी कभी एकांत में बैठकर सास ससुर अपने सुख दुख की कहानियां याद कर लेते थे और दोनों ही सोचते थे जैसा करे वैसा पावे, पूत भातार के आगे आवे।
बुढ़िया का लड़का सवेरे सवेरे काम पर चला जाता था और पोता स्कूल चला जाता था। उसके बाद बहू बुढ़िया के साथ मनमाना व्यवहार करती, उससे झूठे बर्तन मंजवाती, पूरे घर में पोंछा लगवा ली। अब उसे फूटी थाली में भोजन दिया जाता था। जब कुछ दिन बहू ने अपने पति और बच्चे के सामने बुढ़िया को फूटी वाली में भोजन दिया तो पति ने विरोध किया। एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक स्टोरी इन हिंदी। एक था सुनार और एक था हीर। दोनों के चोरों और ठगों से संबंध थे। चोरी और लूट का सामान खरीदने और बिकवाने में इन दोनों का हाथ रहता था। कुछ दिनों बाद इन दोनों में मित्रता हो गई थी। कभी कभार एक दूसरे के यहाँ आते जाते तो मेहमानों जैसी खातिरदारी होती। चोरों का माल न आने से दोनों का काम ठप सा हो गया था। फिर भी सुनार की दाल रोटी का जुगाड़ होता रहता था। एक दिन हीर सुनार के नगर में आया तो सुनार के घर भी गया। सुनार का आदर सत्कार किया और शाम को सोने की थाली में भोजन कराया। हीर खाना खाते समय स्वाद ने तो भूल गया, चमचमाती थाली को देखता रहा। हीर की नजरें थाली पर गड़ी थी और सुनार की नजरें हीर के चेहरे पर। सुनार ने सोचा कि हीर है तो मित्र, फिर भी कहा जाता है कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, हीर से बच के तो रहना ही पड़ेगा। सुनार ने उसे रात को सामने वाले कमरे में लिटा दिया। हीर थाली को हथियाने के तरीके सोचते सोचते सो गया। सुनार ने सोते समय अपनी चारपाई पर छींका टांगा और उसमें थाली रख दी। उस थाली में एक लोटे की सहायता से ऊपर तक पानी भर दिया। उसके नीचे सुनार सो गया। हीर की रात को आंख खुली तो उस थाली को तलाशने की सोचने लगा। उसकी नजर सीधी सुनार के ऊपर छींक पर रखी थाली पर पड़ी। वह आया और बड़ी सावधानी से थाली को हल्के से छुआ और उचककर देखा थाली पानी से लबालब है। थोड़ा सा धक्का लगने से थाली का पानी छलक कर सुनार के सीने पर गिरेगा। हीर के दिमाग में तुरंत एक बात आई। उसने चूल्हे की राख एक दूसरी पाली में भर ली। सुनार के कमरे में पहुंचकर वह छींके पर रखी थाली में राख डालता गया। राख वाली का सारा पानी सूख गई। उसने सावधानी से थाली उतारी और घर के बाहर निकल गया। थोड़ी दूर ही सामने एक गड्ढा था। हीर ने थाली उसी गड्ढे में गाड़ी और आकर सो गया। सुनार की आंख खुली तो उसने ऊपर देखा, थाली गायब थी। वह उठा और दबे पांव हीर की चारपाई के पास गया। उसने देखा कि हीर के पैर गीले हैं। वह समझ गया कि हीर थाली को सामने वाले गड्ढे में गाड़ आया है। सुनार गया और उसने गड्ढे की तली में टटोलना शुरू कर दिया। थाली मिल गई। सुबह होते ही हीर तैयार होकर घर जाने लगा। सुनार ने उससे एक दिन और रुकने के लिए कहा। हीर रुक गया। हीर को फिर उसी तरह की चमचमाती थाली में खाना दिया गया। हीर ने उस थाली को ध्यान से देखा और पहचान गया। थाली के किनारे पर एक जगह निशान था। हीर समझ गया कि सुनार वहां से थाली निकाल लाया है। सुनार भी उसकी नजरों से समझ गया कि इसने वाली पहचान ली है। खाना खाते समय हीर बोला, मैं अपने को बहुत तीरंदाज मानता था, लेकिन तुम मेरे से भी 4 कदम आगे निकले। फिर काम धंधे की बातें चलती रहीं। दोनों इस बात पर तैयार हो गए कि पैसे कमाने के लिए कहीं बाहर चलते हैं। दूसरे दिन दोनों चल दिए। दोनों एक शहर में पहुंचकर घूमते रहे। घूमते घूमते शहर के दूसरे छोर पर पहुंचे। वहां उन्हें सामने एक शव यात्रा आती नजर आई।
दोनों पुण्य का काम समझकर उस शवयात्रा में शामिल हो गए। उन्हें पता चला कि यह शवयात्रा तो शहर के बहुत बड़े सेठ की है। दोनों इस शब्द से कुछ कमाने की सोचने लगे। सुनार बोला, एक काम करते हैं। अहीर बोला, क्या? सुनार ने कहा, थोड़ी देर में शव जलाने के बाद सेठ के लड़के घर जाएंगे। तुम इनके साथ जाकर घर देख लेना और फिर 1 घंटे बाद जाकर सेठ के लड़कों से कहना कि सेठ को मैंने 10,000 रुपये रखने के लिए दिए थे, लेने आए हैं और वे मना करें तो कहना कि मरघट पर चलकर सेठ जी से पूछ लो। यदि सेठ जी हाँ में आवाज देते हैं तो दे देना। इतना कहकर यहीं आ जाना। मैं तब तक एक सुरंग खोदना शुरू करता हूँ। अहीर उनके साथ चला गया और 1 घंटे बाद उनके लड़कों से उसी प्रकार बताकर 10,000 रुपये मांगे। उन्होंने खाते देखे, खाते में होते तो मिलते। अहीर ने कहा, कल आप फूलने जाएंगे, वहीं सेठ जी से पूछ लेना और उनकी आत्मा यदि कहती है तो दे देना, नहीं तो मैं समझूंगा कि मेरे भाग्य में नहीं है। मैं सुबह आ जाऊंगा। इतना कहकर वह चला आया और दोनों ने मिलकर रात में सुरंग खोद ली। फिर सुबह जाकर अहीर उनके साथ आ गया। सेठ के लड़के तथा अहीर उसी जगह खड़े हो गए जहां सेठ का शव जलाया गया था। पहले उन्होंने सेठ जी की जली हड्डियां इकट्ठी कर लीं। इसके बाद अहीर ने ऊंची आवाज में कहा, सेठ जी, मेरे दिए हुए 10,000 रुपये आपके खातों में नहीं मिले। यदि आपको याद हो तो हाँ कह दो और याद न हो तो मना कर दो। सुरंग से सुनार की आवाज आई, ये 10,000 रुपये मेरे पास जमा कर गया था। इसके पैसे देने पर ही मेरी मुक्ति हो पाएगी, नहीं तो मैं नरक में पड़ा रहूंगा। घर जाकर सेठ के लड़कों ने अहीर को 10,000 रुपये दे दिए। अहीर रुपयों की पोटली लेकर सीधा अपने घर चल दिया। सुनार भी जानता था कि वह सीधा घर जाएगा, इसलिए उसके जाते ही वह सुरंग से निकल आया और अहीर के घर को चल दिया। जब सुनार बाजार से निकल रहा था तो उसने एक जोड़ी जूते बढ़िया वाले खरीदे और लेकर चल दिया। अब अहीर का घर करीब 2 मील रह गया था। उसने वहीं रास्ते पर उसके आने की प्रतीक्षा की। दूर पर उसे अहीर आता दिखाई दिया। उसने एक जूता वहीं डाल दिया और आगे बढ़ गया। एक जूता उसने 1 फरलांग की दूरी पर डाल दिया। जूते डालकर वह एक पेड़ की आड़ में खड़ा हो गया। जब अहीर पहले जूते के पास से निकला तो उसका मन ललचाया, लेकिन एक जूता होने के कारण वह आगे बढ़ गया। आगे जाकर उसे उसी जूते के साथ का दूसरा जूता दिखाई दिया। उसका मन ललचाया। उसने इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। उसने पोटली वहीं रखी और तेज कदमों से पीछे वाला जूता लेने के लिए लौट गया। इधर सुनार ने रुपयों की पोटली सिर पर रखी और खेतों में छिपता छियाता गायब हो गया। जब अहीर जूता लेकर वापस आया तो उसने देखा कि पोटली गायब है। उसने जूते वहीं फेंके और सुनार के घर को चल दिया। सुनार ने घर आते ही अपनी पत्नी से कहा कि अहीर आता ही होगा, उससे कहना कि मैं अभी आ पर नहीं हूँ। इतना समझाकर वह एक सूखे, गहरे व अंधेरे कुएं में छिप गया। करीब 1 घंटे बाद अहीर सुनार के घर आया। अहीर ने सुनार के आने के बारे में पूछा तो उसकी पत्नी ने कहा, वह तो तुम्हारे साथ ही गए थे, यहाँ तो आए नहीं। आप उन्हें कहाँ छोड़ आए हैं? अहीर समझ तो गया कि यह औरत भी खूब झूठ बोल रही है। उसने भी वहीं रुककर सुनार का पता लगाने की ठान ली। सुनारिन अब रोज अहीर को सुबह खाना खिलाती।
फिर पानी भरने जाने के बहाने सुनार को कुएं में खाना पहुंचाती और दूसरे कुएं से पानी भर कर लाती। एक दिन डोलची में कुछ रखते हुए अहीर ने देख लिया और उसे शक हो गया। सुनारिन जैसे ही पानी भरने घर से निकली तो अहीर भी उसके पीछे पीछे चला गया। उसने देखा कि सुनारिन ने डोलची कुएं में फांस कर आवाज लगाई, रोटियां ले लो। अहीर समझ गया कि सुनार इसी कुएं में छिपा है। अहीर वापस चला आया। दूसरे दिन अहीर अपने कपड़ों के ऊपर सुनारिन के ही कपड़े पहनकर कुएं पर पहुंचा। डोलची में रोटियां रखकर कुएं में फांसी और सुनारिन की आवाज में कहा, रोटियां ले लो। फिर बोला, अहीर ने तो घर में डेरा डाल रखा है, टलने का नाम ही नहीं लेता। मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, कुछ पैसे दे दो। सुनार ने कुएं में से कहा, यहाँ मेरे पास क्या पैसे रखे हैं? पानी की गिनीची के नीचे रुपयों की पोटली गड़ी है, उसी में से निकाल लेना। इतना सुनते ही अहीर ने डोलची खींच ली। उसने लहंगा फरिहा उतारकर डोलची में रखी और डोलची एक खेत में फेंककर तेजी से चल दिया। जैसे ही सुनारिन सुनार को खाना देने निकली, वह घर में घुस गया और विनोची से रुपए निकाल कर ले गया। उधर सुनारिन ने डोलची फांस कर आवाज लगाई, रोटियां ले लो। तो सुनार ने कहा कि तू अभी तो रोटियां देकर गई है। तुरंत उसी क्षण उसके दिमाग में आया और बोला, जल्दी निकाल, कुएं से अहोर सब रुपए लेकर चला गया होगा। दोनों घर पहुंचे तो देखा कि पानी को बिना छी खुदी पड़ी है, उसमें 1 रुपया भी नहीं निकला। सुनार बड़ा दुखी और उदास होकर बोला, मैं अपने को ही सबसे अधिक होशियार समझता था, लेकिन दुनिया में एक से बढ़कर एक पड़े हैं। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मैन चंगा टू कटोटी में गंगा। मैन चंगा टू कटोटी में गंगा। दास जूते गांठ कर अपनी जीविका कमाते थे। सड़क पर जगह बना ली थी, जहां पर बैठकर रोजाना जूते गांठा करते थे। काशी जाने वाले लोग इसी सड़क से होकर जाया करते थे। साधु संत आदि जो भी लोग गंगा स्नान के लिए जाते थे, इधर से होकर ही निकलते थे। रैदास को उनका दर्शन लाभ होता था और उनके जूते गांठ कर सेवा करने का अवसर मिलता था। एक दिन की बात है, उस दिन कोई पर्व था। उनके एक साथी पंडित गंगा स्नान को जा रहे थे। उन्होंने सोचा, चलो रैदास से मिलते चलते हैं और जूता भी गंठवा लेंगे। रैदास के पास पहुँचे तो जूता गंठवाने के लिए उतार दिया और रैदास से बोले, गंगा स्नान के लिए नहीं चलोगे? रैदास काम करते जा रहे थे और पंडित से बातें करते जा रहे थे। पंडित जी, हम गरीबों को बच्चों के पेट पालने से फुर्सत नहीं, गंगा स्नान कहाँ से करें? हम लोग तो रोजी रोटी में ही फंसे रहते हैं महाराज। तब तक रैदास ने जूते की सिलाई करके पंडित के आगे रख दिया। पंडित जी जेब से निकालकर पैसे देने लगे तो रैदास बोला, आपसे मजूरी के पैसे नहीं लूंगा, आप मेरा एक छोटा सा काम कर देना। पंडित ने पूछा, क्या काम है? रैदास ने 5 सुपारी देते हुए कहा, ये सुपारी मेरी ओर से गंगा मैया को भेंट कर देना, लेकिन गंगा मैया जब हाथ बढ़ाकर में तभी देना। पंडित ने रैदास की सुपारियां ली और चल दिए, लेकिन पंडित रैदास की बात पर रास्ते भर हंसता रहा, तरह तरह की बातें सोचता रहा। गंगा घाट पर जाकर पंडित ने स्नान ध्यान किया। जैसे ही वे वापस चले तो रैदास को सुपारियों की याद आ गई। सुपारियों गंगा में फेंकने ही वाले थे कि उसी समय रात की गंगा द्वारा हाथ बढ़ाकर लेने की बात याद आ गई। रैदास का तेवर पंडित को अब भी याद था। पंडित को उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं था,
फिर भी रैदास की असलियत जानने के लिए रुक गया। पंडित ने हाथ में सुपारियां तो और गंगा मैया से बोला, लो, रैदास ने आपके लिए ये सुपारियां भेजी हैं। पंडित इतना कहकर चुप हो गए और हाथ निकलने का इंतजार करने लगे। उसी समय जल में से एक कोमल हाथ निकला और सुपारियां लेकर जल में चला गया। उसी क्षण दूसरा हाथ निकला। उसमें रत्नों से जड़ा हुआ सोने का सुंदर कंगन था। साथ ही उसे आवाज सुनाई दी कि यह कंगन प्रसाद के रूप में रैदास को दे देना। रैदास से कहना कि गंगा मैया ने तुम्हारी भेंट स्वीकार कर ली है। इस घटना से पंडित आश्चर्यचकित रह गया। फिर भी पंडित मन ही मन रैदास से ईर्ष्या करने लगा। जब पंडित उसी रास्ते से निकला तो रैदास की नजर बचाते हुए सीधा बर निकल गया। सोने के कंगन ने पंडित के मन में लोभ पैदा कर दिया था। घर पहुंचते ही पंडित ने आवाज लगाई, सुनती हो, देखो मैं क्या लाया हूँ। कंगन को देखकर पंडिताइन की खुशी का ठिकाना न रहा। पंडित कंगन से संबंधित पूरी घटना सुनाते रहे और पंडिताइन सोचती रही कि अब घर की दरिद्रता दूर हो जाएगी। ये कंगन रत्नों से जड़ा हुआ सोने का है। इसकी कीमत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। पंडिताइन ने पंडित को सुझाव देते हुए कहा, इसे बेचने में बड़ी दिक्कत आएगी। सुनार सोचेगा कि यह रत्नों से जड़ा हुआ सोने का कंगन पंडित के पास कहाँ से आया। इससे अच्छा है आप इसे काशी नरेश को भेंट कर दो। काशी नरेश इतना इनाम देगा कि हमें भीख मांगने से छुटकारा मिल जाएगा। फिर चैन से रहेंगे। दूसरे दिन पंडित काशी नरेश के दरबार में पहुंचा। पंडित ने नरेश को जब ये कंगन भेंट किया तो बहुत प्रसन्न हुए। काशी नरेश ने पंडित को पुरस्कार स्वरूप 1 लाख रुपए दिए। पंडित रुपए लेकर अपने घर चला गया। प्रसन्न होकर रानी ने कंगन को पहन लिया। जिसने भी उस कंगन को देखा सभी ने बहुत सुंदर बताया। सुंदर बताने वालों ने ये भी कहा, आपका दूसरा हाथ सूना सूना लगता है। जब महारानी ने काशी नरेश से अपने एक हाथ के सूनेपन की बात कही तो उन्होंने तुरंत पहले को बुलवाया। उससे उस कंगन के जोड़े का दूसरा कंगन लाने के लिए कहा गया। काशी नरेश ने ये भी खबर भिजवाई कि यदि उसने कंगन लाकर नहीं दिया तो घर जब्त कराकर देश निकाला दे दिया जाएगा। पंडित घबराता हुआ राजा के पास पहुंचा। उसने कंगन प्राप्त करने की पूरी कहानी सुना दी। काशी नरेश ने कहा, रैदास से जाकर कहो कि गंगाजी से इसके जोड़ का दूसरा कंगन लेकर आए। पंडित रोता हुआ रैदास के पास पहुंचा। उसने 1 लाख रुपए सामने रखकर पूरी घटना सुनाई और बोला, रैदास जी मुझे माफ कर दो, मेरी जान बचा लो। गंगाजी से उसके जोड़ का दूसरा कंगन लाकर दे दो। 1 लाख रुपए से ले तो 1 लाख रुपए उस कंगन के भी मिलेंगे। रैदास ने विनम्र भाव से कहा, महाराज, मेरी जीविका तो जूते गांठने में निकल आती है। हमारी सब जरूरतें इसी काम से पूरी हो जाती हैं। इन्हें तो आप ही रखिए और गंगा जाने को मेरे पास समय नहीं है, फिर भी मेरी इच्छा है कि आपका काम हो जाए। पंडित गिड़गिड़ाते हुए बोला, आप जैसा चाहें वैसा करें। मुझे राजा के कोप से बचा लीजिए। मेरा घर बार छीनकर देश निकाला दे देगा। रैदास पंडित की स्थिति को समझ गए। रैदास ने सामने रखी चाम को भिगोने वाली कठौती को अंगोला फैलाकर ढक दिया और बोले, जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। अंगोछा हटाते ही उसमें पहले की ही तरह का रनों से जड़ा हुआ सोने का कंगन दिखाई दिया। रैदास ने कंगन निकालकर पंडित को दे दिया।
पंडित तेज कदमों से चलते हुए सोचता जा रहा था कि किस प्रकार एक जूते गांचने वाले बमार ने 2 लाख रुपए ठुकरा दिए थे। मोर माया से रहित दयावान रेदास उसके अंदर तक उतर गया। उसे बार बार एक बात याद आ रही थी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। बंदर और खरगोश की कहानी। एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक बूढ़ा बंदर भी रहता था। बंदर अपनी होशियारी और चतुराई के लिए जाना जाता था। जंगल में जब किसी प्रकार की मुसीबत आती थी तो सभी जानवर अपनी समस्या का हल निकालने के लिए बंदर के पास ही जाते थे। उसी जंगल में एक बिल में एक खरगोश भी रहता था। एक बार खरगोश खाने की तलाश में कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया, जिससे उसका घर बिल खाली हो गया। खरगोश का बिल खाली देखकर एक खरगोशनी उस बिल में रहने लगे। कई दिनों बाद जब खरगोश वापस आया तो उसने देखा कि उसके बिल में एक खरगोशनी रह रही है। अपने बिल में खरगोशनी को रहता देख खरगोश को बहुत गुस्सा आया और खरगोश ने खरगोशनी से अपना दिल खाली करने के लिए कहा, किंतु खरगोशनी बोली, मैं यहाँ कई दिनों से रह रही हूँ और अब इस बिल पर मेरा अधिकार है। इस बिल को मैं किसी भी हालत में खाली नहीं करूँगी। उद्धरण चिन्ह। खरगोशनी की बात सुनकर खरगोश बोला, तुम तो अभी कुछ दिनों से ही इस बिल में रह रही हो, मैं तो यहाँ कई वर्षों से रह रहा हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया तो तुम मेरे बिल पर कब्जा करना चाहती हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उद्धरण चिन्ह। इस प्रकार दोनों में काफी वाद विवाद होने लगा और समस्या का हल ना निकलते देख खरगोश और खरगोशनी उस बूढ़े बंदर के पास गए और दोनों ने उसे अपनी अपनी समस्या बतलाई। बूढ़े बंदर ने दोनों को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु दोनों अपनी बात से टस से मस नहीं हुए। दोनों ही बिल छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। दोनों की बात सुनकर बूढ़े बंदर ने कहा, मैं बहुत देर से तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि तुम दोनों में से कोई भी इस बिल को खाली नहीं करेगा। अब तुम दोनों बड़े हो गए हो और तुम्हारी शादी की उम्र भी हो गई है। मेरे विचार से तुम दोनों के स्वभाव भी आपस में मिलते हैं, इसलिए तुम दोनों को आपस में शादी कर लेना चाहिए। इससे तुम दोनों को बिल भी खाली नहीं करना पड़ेगा और दोनों को इस बिल से अपना दावा भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। खरगोश और खरगोशनी दोनों को बंदर की बात बहुत पसंद आई और उन दोनों ने आपस में शादी कर ली। दोनों की शादी में जंगल के सभी जानवर आए और इस प्रकार खरगोश और खरगोशनी एक साथ सुखपूर्वक उसी बिल में रहने लगे। खरगोश और चूहा की कहानी। एक जंगल में एक खरगोश रहता था। उसी जंगल में एक चूहा भी रहता था। खरगोश के बिल के पास ही चूहे का बिल था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों दिन भर मौज मस्ती करते थे और कहीं भी जाते तो साथ में जाते थे। खरगोश के परिवार वालों को ये दोस्ती पसंद नहीं थी। उन्होंने कई बार दोनों को शांत रहने से मना किया, फिर भी वह दोनों हमेशा साथ रहते थे।
एक दिन जंगल में कुछ शिकारी आए और शिकारियों ने खरगोशों को जाल में फंसाने के लिए चारों तरफ अनाज बिखेर दिया। खरगोश को ये पता नहीं था कि अनाज कहाँ से आया। अनाज को देखकर खरगोश के मुंह में पानी आ गया और वह अपने बिल से निकालकर अनाज खाने लगा। अचानक खरगोश का पैर शिकारियों के फेंके हुए जाल में फंस गया। खरगोश ने जाल को काटने का बहुत प्रयास किया, किंतु जाल बहुत मजबूत था और खरगोश जाल को नहीं काट सका। चूहा प्रतिदिन की भांति अपने बिल में खरगोश का इंतजार कर रहा था, किंतु बहुत समय हो जाने पर भी खरगोश चूहे के पास नहीं आया। चूहे ने सोचा कि क्यों न आज मैं ही जाकर खरगोश से मिल लेता हूँ। चूहा खरगोश से मिलने के लिए उसके पास गया और देखता है कि खरगोश शिकारियों के जाल में फंसा हुआ है और जाल से निकलने का प्रयास कर रहा है, किंतु जाल से निकल नहीं पा रहा है। चूहा तत्काल खरगोश के पास पहुंचा और खरगोश से पूछा, खरगोश भाई, ये सब क्या है और तुम इसमें कैसे फंस गए? खरगोश जवाब देता है, मित्र, यहाँ शिकारियों ने चारों तरफ अनाज फैलाया था। अनाज खाने के लालच में मैं उनके जाल में फंस गया हूँ और अब इस जाल को काटने का प्रयत्न कर रहा हूँ, किंतु जाल इतना मजबूत है कि मुझसे नहीं कट रहा है। चूहा बोला, तुम चिंता मत करो, मैं अपने पैने दांतों से अभी इस जाल को काट देता हूँ। अपने पैने और नुकीले दांतों से चूहा जाल काट देता है। इस प्रकार चूहा खरगोश को जाल से आज़ाद करा देता है। जैसे ही खरगोश आज़ाद होता है उसी समय शिकारी वहां आ जाते हैं। शिकारियों को देखकर खरगोश और चूहा दोनों वहां से भागकर खरगोश के बिल में चले जाते हैं। बिल में पहुंचकर खरगोश अपने माता पिता को ये बात बतलाता है। खरगोश के माता पिता को अपनी गलती का एहसास होता है और वह खरगोश को लालची सुनार और कीमती मोती। राम के पास 20-20 बेशकीमती पुश्तैनी मोती थे। एक दिन वह सुनार के पास गया और बोला कि इन मोतियों का बहुत ही सुंदर हार बना दे। सुनार बहुत ही लालची था। कीमती मोती देखकर उसके मन में लालच आ गया। उसने राम से कहा, ठीक है, लेकिन पहले मैं इन मोतियों को तुम्हारे सामने गिन तो लूं। जब सुनार मोती गिन रहा था तभी उससे चुपके से एक मोती अपनी गोद में गिरा लिया और राम से बोला, ये तो सिर्फ 19 ही है। राम ने सुनार को गोद में मोती गिराते हुए देख लिया था, लेकिन उसने सुनार से इस बारे में कुछ नहीं कहा। बाद में उसने सुनार से कहा, लाओ अब मुझे गिनने दो। राम ने मोती गिनना शुरू किया और गिनने के दौरान मौका पाते ही एक मोती अपनी गोद में गिरा लिया। राम ने सुनार से कहा, हाँ, ये तो कि वाकई 19 ही है। सुनार ने कहा, ठीक है, मैं इनका हार बना दूंगा, कल आकर ले जाना। शाम को जब सुनार हार बनाने बैठा तो उसने फिर मोती गिने, लेकिन मोती 18 निकले। उसने मन में कहा कि जब राम ने मेरी मौजूदगी में गिना था तब तो ये 19 थे। अब मैं क्या करूं? इस हार में कोई दूसरा मिलता जुलता मोती तो लगाया नहीं जा सकता। सुनार के पास अब कोई रास्ता नहीं था। अगले दिन जब राम उसके पास पहुंचा तो उसने अपने पास छुपाकर रखा मोती और बाकी 18 मोती लौटा दिए। 4 मोमबत्तियां। प्रेरणादायक कहानी। रात का समय था। चारों ओर घुप अंधेरा छाया हुआ था। केवल एक ही कमरा प्रकाशित था। वहां 4 मोमबत्तियां जल रही थी। चारों मोमबत्तियां एकांत देख आपस में बातें करने लगी। पहली मोमबत्ती बोली, मैं शांति हूँ। जब मैं इस दुनिया को देखती हूँ तो बहुत दुखी होती हूँ। चारों ओर आपाधापी,
लूट खसोट और हिंसा का बोलबाला है। ऐसे में यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती। इतना कहकर मोमबत्ती बुझ गई। दूसरी मोमबत्ती भी अपने मन की बात कहने लगी, मैं विश्वास हूँ। मुझे लगता है कि झूठ, धोखा, फरेब, बेईमानी मेरा वजूद खत्म करते जा रहे हैं। ये जगह अब मेरे लायक नहीं रही। मैं भी जा रही हूँ। इतना कहकर दूसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। तीसरी मोमबत्ती भी ही थी। वह बोली, मैं प्रेम हूँ। मैं हर किसी के लिए हर पल जल सकती हूँ। लेकिन अब किसी के पास मेरे लिए वक्त नहीं बचा। स्वार्थ और नफरत का भाव मेरा स्थान लेता जा रहा है। लोगों के मन में अपनों के प्रति भी प्रेम भावना नहीं बची। अब ये सहना मेरे बस की बात नहीं। मेरे लिए जाना ही ठीक होगा। कहकर तीसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। तीसरी बत्ती बुझी ही थी कि कमरे में एक बालक ने प्रवेश किया। मोमबत्तियों को बुझा हुआ देख उसे बहुत डैक हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दुखी मन से वो बोला, इस तरह बीच में ही मेरे जीवन में अंधेरा कर कैसे जा सकती हो तुम? तुम्हें तो अंत तक पूरा जलना था, लेकिन तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। अब मैं क्या करूँगा? बालक की बात सुन चौथी मोमबत्ती बोली, घबराओ नहीं बालक। मैं आशा हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक मैं जल रही हूँ, तुम मेरी लौ से दूसरी मोमबत्तियों को जला सकते हो। चौथी मोमबत्ती की बात सुनकर बालक का ढाढ़स बंध गया। उसने आशा के साथ शांति, विश्वास और प्रेम को पुनः प्रकाशित कर लिया। सीख: जीवन में समय एक सा नहीं रहता। कभी उजाला रहता है तो कभी अंधेरा। जब जीवन में अंधकार आए, मन अशांत हो जाए, विश्वास डगमगाने लगे और दुनिया पराई लगने लगे, तब आशा का दीपक जला लेना। जब तक आशा का दीपक जलता रहेगा, जीवन में कभी अंधेरा नहीं हो सकता। आशा के बल पर जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है। इसलिए आशा का साथ कभी ना छोड़े। दुख का सबसे बड़ा कारण कहानी। एक आदमी ने अपने जीवन भर पाए इकट्ठा करके एक बंगले की तरह आलीशान घर बनाया। इस घर पर उस आदमी को बहुत ज्यादा मोह था। वह घर की जी जान से देखभाल करता था। छोटी मोटी प्रॉब्लम आए तो उसे तुरंत दुरुस्त करता था। कई बार लोगों ने उसे उस घर को बेचने की सलाह दी थी। बहुत लोगों ने उसे बहुत अच्छी कीमत पर उस घर को मांगा भी था। उसका खुद का बेटा भी अच्छी कीमत मिलने से उस घर को बेचने के लिए तैयार था, लेकिन वो आदमी कभी भी उस घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसे जीवन में किसी भी और वस्तु से ज्यादा इस घर पर गर्व था, अभिमान था। एक दिन वो आदमी बाजार गया हुआ था। जब वह बाजार से लौटा तो उसने देखा कि उसके घर के सामने बहुत बड़ी भीड़ जमा है। वह दौड़ते हुए आया तो उसे बहुत बड़ा आघात लगा, क्योंकि उसके घर में आग लग चुकी थी। अपने सबसे प्यारे घर को ऐसे आग में जलते हुए देखकर वह अधमरा सा हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने निर्णय लिया कि अगर उसका घर नहीं रहेगा तो वह भी नहीं रहेगा। वह भी उसी जलते हुए घर में अपनी जान दे देगा। अपने दुख में जब वो आदमी जलते हुए घर में जाकर अपनी जान देने गया, तब वहां तमाशा देख रहे लोगों में से एक ने उसे रोक लिया और उसे कहा कि क्यों बेवजह अपनी जान देना चाहते हो, क्योंकि अब ये घर तुम्हारा नहीं है। एक दिन पहले ही तुम्हारे बेटे ने इस घर का सौदा किसी के साथ कर दिया था। जैसे ही उस आदमी को इस बात का पता चला, उसका सारा दुख खत्म हो गया।
अब वह आदमी भी वही बाकी लोगों की तरह खड़े होकर उस घर के जलने का तमाशा देखता रहा। जब वहां पर उस आदमी का बेटा आया तो वह आदमी अपने बेटे के पास जाकर उसे कहने लगा, जरूर मैंने पिछले जन्म में कई पुण्य किए होंगे इसलिए मुझे तुम्हारे जैसा बेटा मिला। अगर तुमने इस घर को सही समय पर बेच ना दिया होता तो आज मेरी जान चली जाती। तुमने इस घर को सही समय पर बेचकर मेरी जान बचा ली बेटा। बाप की बातें सुनकर बेटे का मुंह उतर गया। उसने बड़े दुख के साथ कहा कि पापा मैं इस घर का सौदा करने के लिए जरूर गया था लेकिन अभी इस घर का सौदा पक्का नहीं हुआ था। ये सुनते ही आदमी का दिल फिर से बैठ गया। वह अपना सर और छाती पीट पीट कर रोने लगा और कहने लगा कि मैं बर्बाद हो गया। पहले किसी और का घर जल गया ये जानकर जो उसे खुशी हुई थी वह अब उसका घर है ये जानकर दुख में बदल गई। दोस्तों, इस कहानी से हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि दुख का कारण किसी भी चीज़ को अपना मानना होता है। जब कोई चीज़ अपनी है और वह हमें छोड़कर जाती है तो बहुत दुख होता है, लेकिन अगर वह चीज़ किसी और की है और उसके साथ कुछ भी हो जाए तो हमें दुख नहीं होता। श्रीमद् भागवत गीता में भी यही लिखा है कि किसी भी वस्तु को अपना मानना ही दुख का सबसे बड़ा कारण है, इसीलिए किसी भी वस्तु के साथ ज़्यादा लगाव या मोह नहीं बांधना चाहिए। अगर हम ऐसा कर सके तो हमें जीवन में दुख भी नहीं होगा। एक गरीब किसान की दुख भरी कहानी। एक बड़ा ही धनवान आदमी एक गांव में रहता था। जैसे कि ज्यादातर पैसे वालों को होता है, इस धनवान सेठ को भी अपने पैसों का घमंड था। वह जिस गांव में रहता था वहां पर ज्यादातर लोग किसान थे। इन सभी किसानों के पास जितनी जमीन थी उससे कई गुना ज्यादा जमीन इस सेठ के पास थी। कई गरीब किसान तो इसके लिए इसके खेतों में काम करते थे। इसी गांव में मोहन नाम का एक बड़ा ही मेहनती और सच्चा किसान रहा करता था। मोहन का परिवार थोड़ा बड़ा था। उसके परिवार में उसके बूढ़े माँ बाप, पत्नी और 3 बच्चे थे जो अभी काफी छोटे थे। मोहन के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी उसमें वह बड़ी मेहनत करता और अपने परिवार का पेट पालने लायक अनाज उगा लेता था। बाकी के किसान भी ये देखकर हैरान रह जाते कि कोई कैसे इतनी सी जमीन में इतना ज्यादा फसल उगा सकता है। एक वर्ष उस गांव में काफी ज्यादा बारिश हुई जिसके चलते कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, जिनमें से एक मोहन भी था। अब मोहन धर्म संकट में पड़ गया क्योंकि उसके परिवार में उसके अलावा कोई और कमाने वाला था नहीं और अपने परिवार को भूखा मरते हुए वो देख नहीं सकता था। वह जानता था कि इस गांव में अगर कोई उसकी मदद कर सकता है तो वह वही घमंडी सेठ है जिसने गांव के कई अन्य गरीब किसानों को या तो कर्जा दिया है या तो अपने यहाँ काम पर रखा हुआ है। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने के बजाय उसने इस सेठ के पास जाने का फैसला किया और एक दिन उनके पास पहुंच गया। सेठ के पास पहुंचकर मोहन बोला, सेठ जी आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे थोड़ा सा कर्जा दे दे जिससे मैं अपने खेतों में फिर से कोई फसल उगा सकूं, या फिर आप मुझे अपने यहाँ नौकरी दे दे ताकि मेरे परिवार को 2 वक्त का खाना मिल सके। एक गरीब किसान की दुख भरी कहानी। एक बड़ा ही धनवान आदमी एक गांव में रहता था। जैसे कि ज्यादातर पैसे वालों को होता है, इस धनवान सेठ को भी अपने पैसों का घमंड था। वह जिस गांव में रहता था वहां पर ज्यादातर लोग किसान थे। इन सभी किसानों के पास जितनी जमीन थी उससे कई गुना ज्यादा जमीन इस सेठ के पास थी। कई गरीब किसान तो इसके लिए इसके खेतों में काम करते थे। इसी गांव में मोहन नाम का एक बड़ा ही मेहनती और सच्चा किसान रहा करता था।
मोहन का परिवार थोड़ा बड़ा था। उसके परिवार में उसके बूढ़े माँ बाप, पत्नी और 3 बच्चे थे जो अभी काफी छोटे थे। मोहन के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी उसमें वह बड़ी मेहनत करता और अपने परिवार का पेट पालने लायक अनाज उगा लेता था। बाकी के किसान भी ये देखकर हैरान रह जाते कि कोई कैसे इतनी सी जमीन में इतना ज्यादा फसल उगा सकता है। एक वर्ष उस गांव में काफी ज्यादा बारिश हुई, जिसके चलते कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, जिनमें से एक मोहन भी था। अब मोहन धर्म संकट में पड़ गया, क्योंकि उसके परिवार में उसके अलावा कोई और कमाने वाला था नहीं और अपने परिवार को भूखा मरते हुए वो देख नहीं सकता था। वह जानता था कि इस गांव में अगर कोई उसकी मदद कर सकता है तो वह वही घमंडी सेठ है, जिसने गांव के कई अन्य गरीब किसानों को या तो कर्जा दिया है या तो अपने यहाँ काम पर रखा हुआ है। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने के बजाय उसने इस सेठ के पास जाने का फैसला किया और एक दिन उनके पास पहुंच गया। सेठ के पास पहुंचकर मोहन बोला, सेठ जी आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे थोड़ा सा कर्जा दे दे, जिससे मैं अपने खेतों में फिर से कोई फसल उगा सकूं, या फिर आप मुझे अपने यहाँ नौकरी दे दे ताकि मेरे परिवार को 2 वक्त का खाना मिल सके। घमंडी सेठ को उसकी इन बातों से कोई मतलब था नहीं, लेकिन गांव के सारे लोगों की तरह वह भी यह जानता था कि मोहन कितना मेहनती है और वह जिस भी खेत में काम करेगा वहां वह 2 गुनी फसल उगा सकता है। सेठ ने सोचा, अगर मैं इसे पैसे उधार देता हूँ तो शायद यह इस स्थिति में नहीं है कि मुझे वापस लौटा सके, लेकिन अगर मैं इसे अपने खेतों में काम करवाता हूँ तो मुझे जरूर दुगना फायदा होगा। सेठ मोहन से बोला, देख भाई, पैसा तो मैं तुझे दूंगा नहीं और मेरे पास अभी खेतों में काम करने के लिए कई किसान पहले से मौजूद है, लेकिन तुझ पर तरस खाकर मैं तुझे अपने खेतों में नौकरी देता हूँ, पर मैं तुझे इसके लिए ज्यादा पैसे नहीं दूंगा। बाकी किसानों को मैं 300 देता हूँ, मैं तुझे 200 ही दे पाऊंगा। मरता क्या न करता। मोहन ने सेठ की शर्त मान ली और उसी दिन से सेठ के खेतों में काम करना शुरू कर दिया। 2 महीनों तक नियमित वो सेठ के खेतों में जाकर कड़ी मेहनत करता और देखते ही देखते 4 महीने का काम उसने अपनी मेहनत से 2 महीनों में ही खत्म कर दिया। सेठ उसके काम से काफी खुश था, लेकिन वो कभी उसको यह जताता नहीं था। जब सेठ ने देखा कि उसका खेतों का काम अब खत्म हो चुका है, अगर वह मोहन को काम से निकाल देता है तो उसके 2 महीनों के पैसे बच जाएंगे, तब सेठ ने मोहन को काम से निकालने का फैसला किया। एक बार सेठ को ये विचार भी आया कि इतना मेहनती आदमी शायद उसे दोबारा ना मिले, लेकिन फिर उसने सोचा कि जब अगले साल काम आएगा तब उसे फिर से नौकरी पर रख लेगा। आखिर इस गांव में उसके अलावा है ही कौन जिसके आगे ये लोग अपने हाथ फैलाएंगे। एक दिन सेठ ने मोहन को अपने पास बुलाकर उसको उस दिन का पैसा दिया और साथ में ये भी कहा कि कल से तुमको काम पर आने की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं बचा है। जब मेरे पास काम आएगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। ये सुनकर मोहन का दिल बैठ गया। पिछले 2 महीनों से कम ही सही उसके बच्चों और परिवार के पेट में अन्न का दाना जा तो रहा था, अब वह क्या करेगा। यही सोचकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मोहन ने सेठ के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा, सेठ जी मुझे इस काम की बहुत जरूरत है, मुझे मत निकालिए। अपने मतलब से मतलब रखने वाला सेठ टस से मस ना हुआ। उसने खरी खोटी सुनाकर मोहन को वहां से चलता कर दिया और मन ही मन 2 महीनों की तनख्वाह बचने से खुश होने लगा। अगले दिन जब सेठ सवेरे उठा और अपने आंगन में आया तो उसने देखा कि मोहन उसके आंगन में बैठा है।
सेठ ने उसको पास बुलाकर पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों यहाँ पर बैठे हो। मोहन बोला, सेठ जी मुझे वापस काम पर रख लीजिए। आप जानते ही हैं मेरी आर्थिक परिस्थिति कैसी है, थोड़ी दया कीजिए। लेकिन सेठ ने उसकी एक न सुनी और फिर एक बार उसे बुरा भला कहकर वहां से जाने के लिए कहा। बेचारा मोहन अपना सिर नीचे झुका के वहां से चला गया। अगले दिन फिर यही घटना दोहराई गई। मोहन फिर सेठ के आंगन में बैठा था। सेठ ने फिर उसको वहां से जाने के लिए कहा। यही घटना अगले कई दिनों तक चलती रही। अब तो मोहन सेठ के हकालने पर भी वहां से नहीं जाता था और वहीं पर बैठा रहता था। एक बार सेठ ने उससे पूछ लिया, तुम कैसे आदमी हो? मैं तुम्हारा इतना अपमान करता हूँ लेकिन तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तब मोहन ने सेठ से कहा, बुरा तो बहुत लगता है सेठ जी, लेकिन जब घर जाता हूँ और भूख से बिलखते अपने माँ बाप और बच्चों को देखता हूँ तब यह अपमान मुझे कुछ भी नहीं लगता। इतना सब कुछ होने के बाद भी सेठ का दिल जैसे पत्थर का बना हुआ था। उसने मोहन को अभी तक काम पर नहीं रखा और ना ही उसका ऐसा करने का कोई इरादा था। एक दिन सेठ ने सोचा कि कुछ दिनों के लिए किसी और गांव चला जाता हूँ ताकि मोहन से पीछा छुड़ा सकूं। अगले दिन मोहन के आने से पहले ही सेठ अपने परिवार को लेकर अपने किसी संबंधी के यहाँ चला गया और वहाँ पर 10 दिनों तक रहने के बाद फिर अपने गांव, अपने घर वापस लौटा। घर लौटते ही सेठ ने आसपास हर जगह नजर दौड़ाई तो पाया कि वहां पर अब मोहन नहीं था। सेठ ने सोचा, मेरी तरकीब काम कर गई, लगता है मोहन से अब पीछा छूट गया है। हालांकि अब सेठ के द्वार पर मोहन नहीं बैठा था लेकिन मोहन का विचार अभी भी सेठ के मन में घर कर बैठा था। सेठ सोच रहा था, मोहन इतनी जल्दी हार मानने वाला आदमी तो नहीं दिखता है। उसके साथ क्या हुआ होगा? क्या उसे कहीं कोई और काम मिल गया होगा या फिर और कुछ? इन विचारों ने सेठ को बेचैन कर दिया और आखिरकार सेठ को मोहन की खबर लेने के लिए गांव में जाना पड़ा। सेठ को मोहन का पता नहीं मालूम था, इसलिए अड़ोस पड़ोस के अन्य किसानों से पूछने पर पता चला कि मोहन घायल हो चुका है और अपने घर पर आराम कर रहा है। सेठ ने जब उसके घायल होने का कारण लोगों से पूछा तो सेठ को पता चला कि जब सेठ अपना घर छोड़कर किसी और गांव में गया था तब बंद घर देखकर कुछ चोर उसके यहाँ चोरी करने आए थे, जिनको रोकने की कोशिश करते हुए हाथापाई में मोहन चोटिल हो गया था। ये सब जानने के बाद सेठ का पत्थर का दिल भी अब मोम की तरह पिघल गया। सेठ को अपने किए पर पछतावा होने लगा। सेठ ने अपने आप को याद दिलाया कि कैसे उसने एक शरीफ और सच्चे आदमी को ज्यादा काम करवा कर भी उसको पूरा पैसा नहीं दिया।